समंदर दुनिया के 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पानी का ज़ख़ीरा जो हयात इंसानी के लिए बेइंतहा ज़रूरी है, लेकिन एक खामोश तबाही की समत बढ़ रहा है। 8 जून यानी आज का दिन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में समंदरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, वर्ल्ड ओशन डे। अब इस दिन को मनाने का मकसद क्या है? बिल्कुल, इस दिन को मनाने का मकसद इंसानी ज़िंदगी में पानी की अहमियत, आबी हयात का तहफ़्फ़ुज़ और समंदरी आलूदगी ख़त्म करना है। हमारे यहाँ नदी नालों का गंदा पानी समंदर में फेंका जाता है, साथ ही वहाँ जाने वाले भी गंदगी फैलाते हैं, कचरा फैलाते हैं। इसकी जीती जागती मिसाल सिर्फ एक छोटी सी है कि आप ज़रा सी व्यू चले जाएँ तो आपको बड़ा ही बुरा मंजर नज़र आता है, जिससे आबी हयात को ख़तरात तो लाहक होते ही हैं, साथ ही साथ समंदरी आलूदगी में भी इजाफा हो रहा है। तो प्लीज़ अपील आप लोगों से यही है, आज के सेगमेंट का मकसद यही है कि ख्याल करें, हर चीज़ की जिम्मेदारी, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पर नहीं डालें। हमें चाहिए कि हम भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें ताकि आबी हयात और समंदर का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। इसी पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है WWF पाकिस्तान के टेक्निकल एडवाइज़र मुअज़्ज़म खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लेकर आए। और एक गेस्ट और साथ साथ हमें डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट मैरीटाइम अफेयर्स कमोडोर अली अब्बास साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। कमर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हम आपसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से आप लोग जो है वो समंदर की सेहत को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मौज़म साहब, मैं आपसे शुरू करूँगा, क्या चैलेंजेस दरपेश हैं पाकिस्तान के पानियों को? सबसे पहले तो बताइए। ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि ये एक अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है कि हमारे पास समुंदर मौजूद है। दुनिया में 44 ऐसे मुल्क हैं जिनके पास समुंदर नहीं है, और समुंदर कुछ तो हमारे साथ ऐसे किरदार अदा कर रहा होता है जिन्हें हमें एहसास भी नहीं होता। दुनिया की 50% ऑक्सीजन समुंदर हमें प्रोवाइड करता है। जो हम सांस से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, उसकी 30% समुंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन इतनी बड़ी नेमत होने के बावजूद भी हमने, पाकिस्तान ने ख़ास तौर पे इसको अल्टीमेट डंप समझा हुआ है कि ये कूड़ादान है। शहर कराची का तकरीबन 500 मिलियन गैलन पानी अनट्रीटेड समुंदर में जा रहा है। इसके अलावा अंदाज़न तकरीबन 4 से 5 हज़ार टन सॉलिड वेस्ट जो है, कूड़ा है हमारा, जो कि माहौल का हिस्सा बनता है और अल्टीमेटली वो समुंदर में पहुंच जाता है। तो समुंदर में फिर इसके अलावा जो हम समुंदर को इस्तेमाल कर रहे हैं, मसलन माहीगीरी के लिए, माहीगीरी समुंदर की बायोडाइवर्सिटी के लिए सबसे ख़तरनाक चीज़ है। उसने समुंदर के ख़ासे हिस्से को बिल्कुल सहरा की शक्ल में कन्वर्ट कर दिया है। तो समुंदर कोई नेमत होने के बावजूद भी हम बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जिससे समुंदर की तबाही हो रही है। ज़रूरत इस चीज़ की है, और ये साल जो है इसका मकसद भी है कि समुंदर को ज़िंदा किया जाए, उसकी अहिया की जाए। रिवाइटलाइजेशन इसका मेन थीम है इस साल का। तो हमें भी, पाकिस्तान में भी हमें चाहिए कि हम समुंदर को दोबारा ज़िंदा करने के लिए जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं एक्शन लें। कुछ एक्शन हमने लिए हुए हैं, लेकिन बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है। इन एक्शन में तो मैं आपको बात करूँगा। मैं ज़रा कमोडोर साहब, आप मुझे बताइएगा कि जो हमारी बहरिया हो गई या उससे जुड़े दीगर इदारे, मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसीज़ हो गई, इनको क्या मुश्किलात दरपेश आती हैं जब भी हम हार्बर क्लीनिंग की बात करते हैं, जब भी हम समंदरों की सफाई की बात करते हैं? आप लोग अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस क्या दरपेश आते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने खुद ही बताया, मुअज़्ज़म खान साहब ने भी बताया कि ये वर्ल्ड ओशन डे जो है वो पूरी दुनिया में 8 जून को मनाया जाता है, और इसका मकसद जो है वो लोगों के अंदर अवेयरनेस उजागर करना कि समुंदर हमारी ज़िंदगी में कितना अहम है। और आप को ये सब ज़्यादा लोगों को अंदाज़ा है कि ओशंस जो हैं, ओशंस दे आर नोन एज लंग्स ऑफ द अर्थ। हमारे प्लेनेट अर्थ में तकरीबन 50% जो ऑक्सीजन है वो समंदर प्रोड्यूस करते हैं, और इसी तरह तकरीबन 40% कार्बन डाइऑक्साइड ये अब्जॉर्ब करते हैं। और इसके अलावा ये पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी यानी प्रोटीन का तकरीबन 50% हिस्सा जो है वो पूरी दुनिया में प्रोटीन समंदर से हासिल की जाती है। हमारे मुल्क में इसकी अहमियत कुछ इससे भी ज़्यादा है, इसलिए कि हमारे आपको पता है कि लैंड बॉर्डर्स और बाकी सारी तजारत जो है वो सारा हमारा जो समुंदर के ऊपर इन्हिसार है, हमारी ये लाइफ लाइन है। जितनी हमारी इंपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, चाहे वो एनर्जी की हो, तेल की हो, या एडिबल ऑयल या फूड, जितना भी आता है वो समंदर के रास्ते में आता है। इसके अलावा हमारे
कुदरती वसाइल जो हैं जिसमें फिशरीज है, कार्बन हाइड्रोकार्बन्स हैं और बहुत सारी मादनियात हैं जो हम मुस्तकबिल में उसके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। लेकिन होता यह है कि हम गैर इरादी तौर पर समंदर को पोल्यूट करते हैं और इसकी बायोडाइवर्सिटी का ख्याल नहीं रखते। सही। जैसा कि अभी मौज़म साहब ने भी बताया है कि ये पोल्यूशन जो है एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन जो हमारी इंडस्ट्री और हमारी गाड़ियां हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग आ रही है और हमें ये बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल सर, ज़रूरत इसी चीज़ की, तभी हम चाह रहे हैं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से जितनी आगाही हम फैला सकते हैं उतनी आगाही लोगों को हो। मौज़म साहब, जब आगाही की बात होती है तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी होते हैं, प्लानिंग्स भी की जाती है। मैं बड़ा जो कि हर इंसान के जहन में सवाल आएगा कि आखिर हो क्या रहा है, हम समंदर को बचाने के लिए, उसकी केयर करने के लिए कौन कौन सी प्लानिंग्स पे काम करें, आगे क्या करने जा रहे हैं? देखिए, जितने मुल्क के हमारे समुंदर से रिलेटेड इदारे हैं या जो कंजर्वेशन से इदारे हैं, ये बहुत अहम काम कर रहे हैं और इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। लोगों को जितना एहसास इस वक्त समुंदर माहौल या जो हमारी हयात है, समुद्री हयात या जहाँ कुदरती हयात जितनी भी है उसके बारे में मालूमात है, वो आज से 10 साल पहले लोगों को नहीं थी। तो ये मीडिया का किरदार है, लेकिन अब अभी भी आगाही का जो लेवल है बहुत कम है। लोगों को समुद्र की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है। बहुत सारी इनिशिएटिव हैं, जैसे WWF है जो मेरा इदारा है, हमारे पास रेगुलर काम हो रहे हैं जिसमें लोगों को अवेयर करना है कि समुद्र की कितनी अहमियत है, क्या बायोडाइवर्सिटी है, क्या हम उसको किस तरह ख़राब कर रहे हैं, किस तरह उसको महफूज कर रहे हैं। और गुज़िश्ता कई सालों से तो हमने इसमें जो कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे उनकी ख़वातीन को, उनके लिए भी प्रोग्राम शुरू किए हैं। और एक प्रोग्राम हमारा बड़ा मशहूर है जो शीरोज़ है, यानी ख़वातीन में जो हीरोज़ का किरदार अदा करें। इन शीरोज़ ने जो अवेयरनेस कोस्टल कम्युनिटीज़ में की हैं वो हमने मेरे ख्याल में 70 साल में तो नहीं देखी। अच्छा। लोगों में खासी अवेयरनेस है, लोग जानते हैं, लेकिन ये समझ लीजिए कि अभी भी बहुत थोड़ी है। इससे बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। बच्चों को, आने वाली नस्लों को, या जो लोग जो डिसीजन टेकिंग पे हैं उनको भी अवेयरनेस की ज़रूरत है। सही। ये सिर्फ हम आम आदमी के लिए नहीं है, हर एक के लिए ज़रूरी है कि हम इसको अवेयर करें। साहब, ये जो आपने शीरोज़ वाली बात भी बताई, मैं चाहूँगा कि ये भी, और अभी रिसेंटली ठट्टा से भी एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी निकल के आई है कि जहाँ पे 2 क्लैंस थे जो कि आपस में लड़ रहे थे। उनका ऊँट जो है वो जाके तो वो खा जाते थे मैंग्रोव्स, लेकिन अब मैंग्रोव्स की अहमियत को WWF ने इतना ज़्यादा उनको उजागर की है, नाउ दे डोंट फाइट। अब वो दोनों मिल के जो है वो उन मैंग्रोव्स की हिफाजत करते हैं। यकीनन देखिए, ख़वातीन का किरदार हमारी फ़िशरीज़ में, हमारी साहिली ज़िंदगी में ना होने के बराबर है, लेकिन फिर भी उनको एक्टिवेट करना। एक कम्युनिटी गडानी में ख़वातीन की है जो जाल बिनती है, उनका सिर्फ काम जाल बिनना है और वो अपने शौहरों से ज़्यादा कमाती हैं। तो आप उस कम्युनिटी को जाके देखें, उनके घर बेहतर हो गए हैं और उनकी जो लाइवलीहुड है, जो उनके बच्चे हैं सेहतमंद नज़र आते हैं। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि शुरू की गई। कराची के साथ ही जो हमारा कक्का पीर का इलाका है, वहाँ पर ऐसी ख़वातीन हैं, उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, मोती अंजुम वाला, और वो इतना काम कर रही हैं। यानी वो तकरीबन गुज़िश्ता 30 सालों से उन्होंने मैंग्रोव की रेस्टोरेशन पे जो काम किया है, वो यकीनन समझ लीजिए कि हमारा ये जो खातून जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ वो हमारे लिए एक शीरोज़ हैं। और वो हम उन्हें कहते हैं कि ये पाकिस्तान की मैंग्रोव लेडी हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी इस काम के लिए कर दी। अपने रिश्तेदारों को भी ज़ाया किया, उस इलाके में कई लोगों के कत्ल भी हुए मैंग्रोव के नाम पे, लेकिन ख़वातीन का किरदार इसमें, जो कि गुज़िश्ता 70 सालों में नहीं था, अब बहुत बढ़ गया है। और इसमें NGOs का बहुत बड़ा किरदार है और WWF ने भी इसमें बड़ा रोल प्ले किया। बिल्कुल सर। कोमोडोर साहब, आपकी जानिब आती हो, जैसे कि हम बात भी करें कि आगे मज़ीद प्लानिंग्स क्या है, स्पेशली अवेयरनेस के हवाले से। मुझे ये लगता है कि गुज़श्ता सालों के हवाले से अगर हम कंपेयर करें तो लोगों को शायद इतना आइडिया नहीं है कि समंदर का भी एक आलमी दिन होता है, समंदर एक बहुत अहमियत का हामिल है। तो प्लीज़ आप बताएगा कि आपके एंड से मज़ीद क्या क्या प्लानिंग्स की जा रही हैं कि लोगों को बताया जाए कि बिल्कुल समंदर को साफ भी रखना है, इसको आलूदा नहीं करना। जी बहुत शुक्रिया।
इस सिलसिले में हमारा इदारा जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स, हम हर साल इसको मुनक्किद करते हैं और इस साल भी हमने कल जो गुजरी हुई कल को एक बहुत बड़ा सेमिनार किया है, इंटरनेशनल लेवल का सेमिनार किया है, जिसमें पाकिस्तान से भी और दुनिया भर से एक्सपर्ट आए और उन्होंने बात की और इस चीज़ को उजागर किया। अब यह है कि हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जैसे हमारे जो इदारे हैं, पाक बहरिया है, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है, उनको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। आपको पता होगा कि लोग टूरिज़्म करते हैं और डाइविंग करते हैं और ये सारी चीज़ें, ये भी बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में टूरिज़्म के लिए, लेकिन उससे हमारी जो कोरल रीफ्स हैं वो डैमेज हो रही हैं। उसमें ये एक हमारे पास चैलेंज है। इसके अलावा फिशिंग है, ओवर फिशिंग होती है। लोग जो हैं वो सही अच्छे जो नेट हैं वो नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि ऐसे नेट इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे फ़िश जो है वो तबाह हो रही है। यानी फ़िश भी पकड़ी जाती है और उनके बच्चे जो फ़िश, छोटे बेबी फ़िश होते हैं, जो जुवेनाइल्स होते हैं, वो भी पकड़े जाते हैं। इसके अलावा इन छोटी बेबी फ़िश का कारोबार होता है और ये हमारी बायोडाइवर्सिटी को और फिशरी रिसोर्स को तबाह हो रही हैं। इसके अलावा आपको पता है कि जो कराची में जितनी इंडस्ट्री है उसका टॉक्सिक वेस्ट, केमिकल वेस्ट वो समुंदर के अंदर जा रहा है। तो अब अवेयरनेस इस चीज़ पे आ गई है। पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे ट्रीटीज़ का सिग्नेटरी है और उसके लिए पाकिस्तान में काफ़ी सारे रूल्स भी मौजूद हैं। लेकिन वही बात है कमरोड साहब के इम्प्लीमेंट करने की उनको ज़रूरत है, जिसमें आपकी भी इदारा काम कर रहा है और मौलाना भी काम कर रहा है। थैंक यू सो मच कमरोड साहब और थैंक यू सो मच मौलाना साहब, आप दोनों तशरीफ़ लाए। और बात कहने की ये है कि सिर्फ एक दिन को मनाने के तौर पे कहीं बीच क्लीनिंग हो जाएगी और कहीं दीगर चीज़ें हो जाएंगी, क्या ये काफ़ी है, क्या ये इनफ है कि कितना हम डैमेज कर चुके हैं। अपने प्रोग्राम में पहले भी दिखा चुके हैं किस तरीके से हमारे कोरल रीफ्स जो हैं वो भी नुकसान में आ रहे हैं। तो क्या एक दिन काफ़ी है, ये एक सवाल है। चलिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। मुल्क की मईशत कहाँ पहुँच चुकी है, सब कुछ महंगा हो रहा है। बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा किया जा रहा है, पेट्रोल की कीमत भी मजीद बढ़ेगी। अशया खुरानोश में तो पहले ही इजाफा कर दिया गया था, मजीद कीमतें कहाँ तक जाएगी ये तो पता नहीं। दरामदात पर पाबंदी लगा दी गई है। अब सवाल ये है कि क्या इससे पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम किया जा सकता है या मजीद इकदाम लेने होंगे। बात करेंगे माहिर मईशत सलमान शाह साहब से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। हुकूमत जो है वो स्लो ग्रोथ की तरफ जा रही है ताकि जो है ये जो तकलीफ में हमारी मईशत उसको थोड़ा सा सहारा मिल सके। ये ऑप्शन कैसा देखते हैं आप? देखिए, ये ऑप्शन बेसिकली इस वक्त जो पाकिस्तान के इशूज़ हैं वो ज़्यादा हमारे रिस्क हैं, पॉलिटिकल रिस्क। इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि हमारे जो बॉन्ड्स हैं और हमारे जो क्रेडिट डेट स्वैप्स एक होता है, उसका रिस्क प्रीमियम जो है वो 300-400 बेसिस पॉइंट से बढ़ के कोई 1700-1800 बेसिस पॉइंट्स पे पहुंचा हुआ है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसमें जितने भी आपके कर्जे हैं उनकी रीफाइनेंसिंग तकरीबन नामुमकिन। ठीक, ऑडियो में कुछ इशू आ रहा है। आई थिंक हम दोबारा राबता उनसे करने की कोशिश करते हैं। तो हम बात करें मुल्क की मईशत की। सब कुछ महंगा हो गया है और जब सब कुछ महंगा होता है ना तो आवाम की पहुंच से दूर हो जाती चीज़ें। अच्छा, एक वक्त होता था फैसल जब हम घर में ही कहते थे कि सब्जी बना लो, ज़रूर गोश्त खाना है। जब सब्जी महंगी हुई तो कहते थे दाल पे गुजारा कर लो। अब जब दाल भी महंगी है तो ये कहा जाता है कि अगर आपके पास एक रोटी है ना तो 4 भाई मिलके वो रोटी खा लें, यानी उसके 4 हिस्से कर लें और चारों भाई मिल बांट के खा लें। पेट भरना ये का दर्ज दे रहे हैं ना, कितनी अच्छी बात है। बट अगेन वही हमारा सवाल कि अवाम ये कब से पूछते आ रहे हैं। हम भी जब आउटडोर पे जाते हैं तो अवाम हमसे पूछते हैं कि भाई आपको पता है क्या महंगाई कब ख़त्म होगी, ख़त्म ना सही कम कब होगी। तो हम भी यही सवाल आगे थ्रो कर देते हैं कि भाई बताया जाए महंगाई कब कम होगी। लेकिन अब सवाल ये उठना शुरू हो गया है कि जो बढ़ती महंगाई है इस पर फुल स्टॉप कब लगेगा। क्या ये फिगर यही रुक जाएंगे या आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि पेट्रोल मजीद महंगा है,
हम ये देखेंगे आने वाले दिनों में जी चीनी की कीमत और बढ़ गई है, हम ये देखेंगे कि सब्जी, गोश्त, दालें, फसल सब कुछ बढ़ता ही जा रहा है। सलमान साहब वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा जहां से आप गुफ्तगू कर रहे थे, प्लीज। जी, मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त बड़ी मुश्किलात में है और उसके चंद वजह हैं। एक तो हमारे बैरून मुल्क कर्जे जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और ये हिस्टोरिकली इस वक्त पीक पे हैं अब जो कर्जे हैं और उनकी सर्विसिंग करना बहुत मुश्किल है। और दूसरा ये है कि हमारे बिजली का निज़ाम जो है ये पाकिस्तान इस निज़ाम को अफोर्ड नहीं कर सकता, पर्टिकुलरली जब ये यूक्रेन की जंग की वजह से आलमी मंडियों में तेल की कीमत, गैस की कीमत, कोयले की कीमत बहुत ऊपर चली गई है। साथ साथ गंदम की कीमत जो है इस वक्त वो भी आसमान पे है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेड है हमारा सिलसिला जिस पे हम चलते हैं, तो वो बहुत मुश्किल हुआ है। तो इसलिए अब आपको IMF प्रोग्राम की ज़रूरत है और उनकी पहली शर्त जो है वो यही है कि आप बिजली की कीमतें पूरी तरह से रिकवर करें अपने सिस्टम में से। जो आपको कीमत पड़ती है वही आपने कीमत आवाम से लेनी है। पेट्रोलियम की कीमतें ठीक करें, पेट्रोल जितना पड़ता है वो उसी के मुताबिक आप चार्ज करेंगे, प्लस उस पर टैक्सेस भी कलेक्ट करेंगे। सही। और साथ साथ IMF का ये भी है कि मालियाती खसारे जो हैं उनको भी कम किया जाएगा, बल्कि इतना कम किया जाएगा कि आपके तमाम अखराजात जो हैं वो रेवेन्यू से आएंगे और उससे भी फिर कुछ बचेगा तो उससे आप कर्जों की अदायगियाँ करेंगे। तो ये कोई 2-2.5 हज़ार अरब रुपए की एडजस्टमेंट है जो करनी है गवर्नमेंट ने, और वो कर पा नहीं रहे क्योंकि मिफ्ता साहब जो हैं वो घबराते हैं इस चीज़ से। उनको पहले मौका मिला था कि ये IMF के साथ अप्रैल में जब ये वाशिंगटन गए थे वहाँ पे ही डील सील कर लेते, लेकिन इन्होंने नहीं की। फिर दोहा में भी इनको मौका मिला, उधर भी नहीं हुई। और अब नज़र आ रहा है कि IMF जो है वो सब चीज़ें देखेगी, अप फ्रंट देखेगी, वो बजट को भी देखेगी, तो उसके बाद फिर वो बात करेंगे। तो वो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बड़ा मुज़र है जी, कि इस वक्त हमें अनसर्टेनिटी ख़त्म करनी है। अनसर्टेनिटी जो है वो एक तो IMF प्रोग्राम की अनाउंसमेंट के साथ हो सकती है जी, और दूसरा ये है कि हमारे जो मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंतशार हम फैला हुआ है इसको भी कम करने की जरूरत बिल्कुल है। सलमान साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो भी गवर्नमेंट आती है ना वो मईशत पे सियासत करती नजर आती है। जब हम IMF के प्रोग्राम की बात करते हैं बहुत कड़ी शराइत है, लेकिन यहाँ पर कहीं फुल स्टॉप तो हमें नजर आएगा, कोई हल तो नजर आएगा। उस कड़ी शराइत में हमारी आम आवाम पिसती है, वो सवाल करती है लेकिन जवाब नहीं मिलता। तो इसका कोई हल आपको नजर आ रहा है? देखें, ये मैंने आपको स्ट्रक्चरल डिफेक्ट तो बता दिए हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के। एक डिफेक्ट है कि हमारे बिजली का निज़ाम बड़ा डिफेक्टिव है और वो पाकिस्तान को सर्विस नहीं करता, क्योंकि हमने पिछले कई दहाइयों में जो निज़ाम क्रिएट किया है वो इम्पोर्टेड ईंधन पे चलता है। हम उससे पहले डैम्स पे पानी से बिजली बनाते थे, अब हम ज़्यादातर इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनाते हैं। वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और पर्टिकुलरली इस वक्त जब यूक्रेन की जंग की वजह से ईंधन जो है वो बहुत महंगा है, वो हम हमारी क़ुव्वत ख़रीद से बिल्कुल बाहर है और अवाम जो है वो पिस गई है, गरीब अवाम है। और ये जो निज़ाम जो बना रहे, जिन्होंने बनाया था वही अब उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखें जो बिजनेस प्री बजट बिजनेस कमेटी में प्रेजेंटेशंस हुई हैं उसमें मुसद्दक मलिक साहब लंबी चौड़ी प्रेजेंटेशन दे रहे थे कि हम कैसे करेंगे, तो उनके पास जवाब नहीं थे।
इसी तरह खुर्रम दस्तगीर साहब ने जो प्लान दिया है कि आइंदा से हम सोलर करेंगे और हाइड्रो करेंगे और वो चीज़ें करेंगे, अपने थर्कोल से करेंगे, बिजली बनाएंगे, तो ये चीज़ें आज से 10 साल पहले करनी चाहिए थी। सलमान साहब, मेरा अगला सवाल एग्जैक्टली यही था कि हम करेंगे करेंगे करेंगे। हमें ये ख्वाब दिखाया जाता है कि जी हम हुकूमत में आएंगे, बिजली सस्ती कर देंगे, हम अगर हुकूमत में होते तो हम रूस से सस्ता तेल खरीदते। मैं चाहूँगा आप इन ऐवानों में रहे हैं, यू हैव बीन द डिसीजन मेकर, लोगों को ज़रा बताएं कि इन वादों में कितनी हकीकत होती है। देखें, ये तो लंबी कहानी है, लेकिन अगर आप ये काम देखें कि जब हमारे मुल्क में बिजली का निज़ाम बनना शुरू हुआ था और हमने ये कारखाने IPP मोड में लगाए थे, उससे पहले जो निज़ाम था वो हमारा वापडा एक अदारा था, जो वापडा वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी थी उसका नाम, यानी कि बिजली जो है वो पानी से बनती थी और वो बड़ा अच्छा निज़ाम था, बड़ी सस्ती बिजली थी। ठीक है, वो सरकारी निज़ाम था और उसमें प्रॉब्लम्स होती थी सर्विस की, लेकिन कीमतें उसकी कम थी। उसके बाद जब ये निज़ाम आया IPPs का, इनको बड़े मोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, 30-30 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए और इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर ये लगाए गए, तो उसी वक्त ही ये चीज़ें जो हैं किसी ने सोचा नहीं कि इसकी पेमेंट हम कैसे करेंगे। और ये जो 90s में अनफॉर्चुनेटली जो जमातें ये चीज़ की थी उन्होंने, वो आज हुकूमत में हैं। वही जमातें जिन्होंने ये निज़ाम बनाया था वही हुकूमत में हैं और उन्हीं को समझ नहीं आ रही कि अब ये इसको हम कैसे चलाएंगे। सो अब आई थिंक कि जो प्लान्स बन रहे हैं वो लंबी मुद्दत के हैं, वो शॉर्ट टर्म में आप उसका कुछ नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म ने आपने वो बर्दाश्त करनी है उसकी कीमत, और वो कीमत इतनी ज़्यादा है कि हमारे पास डॉलर्स ही नहीं है उसको पे करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर खुद कहता है कि हमारे पास डॉलर्स नहीं है पे करने के लिए, इसलिए ये लोड शेडिंग वगैरह ये खासी चलेगी। और ये जो कारखाने, ब्रांड न्यू कारखाने हमने लगाए हुए हैं LNG पे, कोयले पे, दूसरे तीसरे, गराज में बंद कर दें क्योंकि आपके पास ईंधन ही नहीं है। सो आई थिंक कि बड़े मुश्किल हालात होंगे। अब बजट में भी एक टफ बजट आना चाहिए क्योंकि मालियाती खसारे जो हैं वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी इन्फ्लेशन को, और वो खसारे जो हैं अभी भी हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट प्रोग्राम कोई 2100 अरब का होगा सूबों की और फेडरल गवर्नमेंट का, और हमें पता है कि डेवलपमेंट प्रोग्राम में बहुत सी गलत इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती हैं या उनमें करप्शन होती है, उनके रिटर्न्स उस तरह से नहीं आते। और ऑलरेडी डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो थ्रो फॉरवर्ड है, यानी कि जो प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं जो मुकम्मल ही नहीं है वो अरबों में है, और अब जो हुकूमत आती है वो फिर नए प्रोजेक्ट शुरू करती है। एग्जैक्टली सलमान साहब, और वो जो पुराने प्रोजेक्ट होते हैं जिससे आवाम को कुछ उम्मीदें वाबस्ता होती हैं वो वही कहीं दब जाते हैं। तो मुस्तकबिल करीब में आप क्या देख रहे हैं? डॉलर नीचे आएगा, पेट्रोल की कीमतों में कमी होगी, बिजली सस्ती होगी, या अब ये एक ख्वाब ही रह गया है? ये अब डिपेंड करेगा कि हुकूमत कितनी संजीदा है और इन चीज़ों के ऊपर फोकस करती है कि नहीं। मेरे एनालिसिस में तो ये है कि इमीडिएट हमारा IMF के साथ मायदा होना चाहिए, ऑन ट्रैक आना चाहिए, क्योंकि उनके बगैर हम ये सारे काम कर नहीं सकते। दूसरी चीज़ है कि बजट जो है उसको हमें पॉलिटिकल बजट नहीं बनाना चाहिए, उसको इस वक्त पाकिस्तान को स्टेबलाइज करने के लिए बजट बनाना चाहिए। और ये जो बात हो रही है, एक तरफ तो हम टैक्सों की भरमार की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये जो एनर्जी प्राइसेस पूरी आवाम तक भेजने की बात कर रहे हैं, तो इससे तो इकॉनमी बिल्कुल
ठप हो जाएगी, डिस्टरप्ट हो जाएगी। सो आपको बड़ा एक डेलिकेट बैलेंस रखना पड़ेगा जिसमें आप टैक्सों और मज़ीद टैक्स लगाने से गुरेज करें, और जो टैक्स नहीं देते लोग उनको नेट में लाएं। सलमान साहब, ये तो सॉरी टू कट यू, लेकिन ये तो सबसे बड़ा उनको कम करें। सबसे बड़ा इशू यही है कि वो जो टैक्स नहीं देते उनको टैक्स नेट में लाएं। ये तो बहुत बड़ा इशू है, ये तो बहुत अरसे से नहीं हो पा रहा। मेरा सवाल ये है कि कोई इसका शॉर्ट टर्म सोल्यूशन आप देखते हैं पॉलिटिकली, मे बी इलेक्शंस? जी, आई थिंक ये अगर हम देखें, ये बजट जिस वक्त आ जाता है, अब 10 तारीख को बजट आना है और उसके बाद एक हफ्ते 10 दिन में वो अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि असेंबली में इस वक्त कोई ऑपोजिशन तो है नहीं है। सो जो भी गवर्नमेंट करेगी वो जल्दी से अप्रूव हो जाएगा। तो वो उसके अप्रूवल के बाद इलेक्शन की अनाउंसमेंट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आ जाएगी, क्योंकि ये हमें अवाम के पास वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल इतने गंभीर हैं और इतने गड़े में गिरी हुई है इकोनॉमी इस वक्त, उसको वहाँ से निकालना और वापस बहाल करना, ये फ्रेश मैंडेट के साथ ही आ पाएगी जो हुकूमत जिसके पास मेजॉरिटी होगी। देन ये डिसाइड होगा कि आया अब मजीद अवाम के साथ क्या कुछ रिलीफ मिलेगा या नहीं। बेहद शुक्रिया सलमान साहब, आप मौजूद थे। अगर इंसान में कुछ कर दिखाने का जुनून हो तो वो हर मुश्किल का डट कर मुकाबला करता है। बलूचिस्तान की एक ऐसी ही बाहिम्मत खातून है जो पोते समाज से महरूम तो है, लेकिन इसके बावजूद वो डॉक्टर बन गई हैं। मेहनत और अजमत की आला मिसाल उन्होंने कायम कर दी है। बहादुर खातून डॉक्टर की कहानी जानते हैं नूरुल आरिफीन की जुबान। हौसले बुलंद हो तो जिस्मानी माजूरी भी मामूली मालूम होती है। ये साबित कर दिखाया बलूचिस्तान के जिला कच्ची से ताल्लुक रखने वाली डॉक्टर महविश शरीफ ने, जिन्होंने जिंदगी की तमाम तर मुश्किलात और रुकावटों को अबूर करके न सिर्फ अपना ख्वाब पूरा किया, बल्कि बलूचिस्तान की पहली कुव्वत समाज से महरूम डॉक्टर बनने का एहसास भी हासिल किया। कमीशन के एग्जाम भी आगे थे, पोस्ट भी आगे थे, लेडी मेडिकल ऑफिसर के मैंने एग्जाम दी, क्लियर किया। विद इन 2 मंथ में जो है हमारे इंटरव्यू हुए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज जो है लेडी मेडिकल ऑफिसर फातिमा जिन्ना चेस्ट हॉस्पिटल कोयटा में। बाहिम्मत डॉक्टर का कहना है कि 4 साल की उम्र में कान के पर्दे खराब होने की वजह से वो सुनने की सलाहियत से महरूम हो गई थी, जिसके बाद उन्हें आला समात लगाना पड़े। बचपन से ही उन्हें मनफी रवैयों का सामना रहा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फिर जब मैं मेडिकल कॉलेज में आई तो वहाँ पे मुझे काफ़ी चैलेंजेस के इशू हुए। मैं अपने प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करती थी कि मुझे क्वेश्चन लिख के दे दे कि मुझे इशूज हो रहा है सुनने में वाइवा में, तो वो मुझे लिखने से कतराते थे, बल्कि इवन मुझे कहते थे अपने नाम के साथ डॉक्टर महविश डिसेबल लिख दो या डफ लिख दो। कोयटा के फातिमा जिन्ना जनरल एंड चेस्ट अस्पताल में खिदमत सर अंजाम देने वाली डॉक्टर महविश शरीफ के 2 बड़े भाई भी बहरेपन का शिकार हैं। कहती हैं जिस्मानी महरूमी के शिकार अफराद जिंदगी में कभी हिम्मत ना हारें, अच्छी तालीम हासिल करें, हुनर सीखें और खुद मुख्तार जिंदगी बसर करें। हमें अपने ऊपर फख्र है कि हम ऐसे होने के बावजूद भी हम इस माशरे में बेहतरीन अपना किरदार अदा करने, हमने हिम्मत नहीं हारनी, हमने लोगों की बातों को दिल पे नहीं लेना है, बल्कि हमने इस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके आगे जाना है। बलूचिस्तान की बेटी अब रेडियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करने का ख्वाब देख रही हैं। कहती हैं कि बैरून मुल्क से आला तालीम हासिल करके मुल्क और दुखी इंसानियत की खिदमत करूंगी। कैमरामैन जफर बलोच के साथ नूरुल आरिफीन, समा, कोयटा। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और बात करने के लिए बाहिम्मत डॉक्टर महविश शरीफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बेहद शुक्रिया महविश, वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि कैसा महसूस कर रही हैं आप इस कामयाबी पर? अचीवमेंट को मैं बहुत फ़ख्र के साथ में महसूस कर रही हूँ, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ये मकाम पे पहुँचा दिया है कि मैं एक लोगों के लिए बेहतरीन मिसाल बन गई हूँ। अच्छा मैम, डिफरेंटली एबल्ड होकर इस पोजीशन पे आना, क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, लोगों का रिएक्शन कैसा होता है?
चैलेंजेस तो मैंने काफ़ी फेस की है, जिसको मैं सारे बयान नहीं कर सकती, लेकिन कुछ मैं आपको बता सकती हूँ कि एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हुए हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे लोगों के एक ही जहन में ये होता है कि जो बंदा डेफ होता है वो डम्ब हो सकता है, वो बोल नहीं सकता। क्योंकि हमारे यहाँ पे ये था, वो कहते थे आप लोग हियरिंग एड यूज़ नहीं करें बल्कि हैंड फ्री यूज करें। टीचर्स काफ़ी कंप्लेंट करते थे, मेरी वालदा से बार बार उनको स्कूल बुलाते थे, प्रिंसिपल बुलाते थे, तो इसी पे हम जो है ना जाके मेरी वालदा कहती थी कि नहीं मेरे बच्चों को कोई मसला है, ठीक हो जाएंगे, और वो घर आके वो मुझे हौसला देती थी कि एक नई ज़िंदगी के साथ, एक नई उम्मीद के साथ आपने सुबह स्कूल जाके जाना है। फिर मैंने कॉलेज में एक नॉर्मल लाइफ गुजार दी। फिर उसके बाद BMC में जब मेरी सीट हुई थी मेरिट की सीट पे, तो इसमें मुझे काफ़ी मुश्किलात पेश आए। वहाँ के प्रोफेसर के रवैये उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा दुख दिए, मुझे बहुत ज़्यादा डिसहार्ट किए। इवनली इन्होंने मुझे एग्जाम में सप्ली भी दी, उसके बावजूद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। फिर मैंने हाउस जॉब अपनी कंप्लीट कर ली। हाउस जॉब भी मैंने मेडिसिन में वहाँ पे कंप्लीट की, कार्डियो में, जहाँ पे किसी को मुझे कोई कंप्लेन नहीं हुई। जब मैं वहाँ पे चली गई कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में, जहाँ पे मैं डेमोन्स्ट्रेटर अप्लाई की थी, मैंने वहाँ पे एनाटॉमी के डेमोन्स्ट्रेटर में बनी 1.5 ईयर वहाँ पे टाइम गुजारा। वहाँ पे काफ़ी मतलब लोगों को पता ही नहीं था, स्टूडेंटों को मेरा पता ही नहीं था कि मैं हियरिंग एड यूज करती हूँ। और उसके बाद जो है ना इस कमीशन के जब एग्जाम आए तो मैंने मेरिट की सीट पे अप्लाई करके अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं लेडी मेडिकल ऑफिसर हूँ, फातिमा जी नाम है। मैं भी जिस तरह आप जिक्र भी करिए ना कि प्रोफेसर्स का, अपने टीचर्स का, उनका तो साथ होना बड़ा ज़रूरी है, वो तो बड़ा सपोर्ट करते हैं, बट ये बड़ी एक स्ट्रेंज बात आपने बताई। अच्छा मुझे ये बताएं कि इर्द गिर्द के जो लोग थे, जो स्पेशली रिश्तेदार थे आपके, उन लोगों का क्या रिएक्शन होता था? लोगों का रिएक्शन तो स्पेशली अभी भी लोगों का रिएक्शन अच्छा नहीं होता। आप कहीं पे जाते हैं, आप लोगों से पूछते हैं कि ख़ास तौर पर आप मॉल जाते हैं, शॉपकीपर से आप उनसे पूछते हैं कि मुझे बात समझ नहीं, आप दोबारा कहें, वो दोबारा बताने के लिए वो कतराते हैं, बिल्कुल ऐसे अपना रवैया अख्तियार करते हैं जैसे पता नहीं हमने उनसे क्या पूछा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हॉस्पिटल साइड पर, जहाँ पर मैं अपनी फील्ड में मैं अब आई हूँ, यहाँ के लोगों का बेहतरीन रिस्पॉन्स मुझे मिला है। और यकीन माने ये आपकी प्रॉब्लम नहीं, उनकी प्रॉब्लम है जो समझ नहीं सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका ताल्लुक ऐसी कम्युनिटी से है, हमारा फ़ख्र है, डिफरेंटली एबल्ड कम्युनिटी। इस कम्युनिटी के लिए आप क्या करना चाहेंगे फ्यूचर में? मैं उनको सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, आप लोगों ने लोगों की बातों को दिल पे लेके नहीं बैठ जाना, बल्कि आप लोगों ने हिम्मत करके आगे बढ़ना है, ये दुनिया के चैलेंजेस को फेस करना है, और अपने ऊपर फ़ख्र है होना चाहिए कि हम इस मसले के साथ भी हम एक बेहतरीन और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और मैं सबसे पहले वालिदैन को कहना चाहूँगी, जो डिफरेंटली एबल्ड के वालिदैन हैं, तो वो अपने बच्चों को अगर तालीम में बेहतरीन नहीं है तो इनको हुनर का काम सिखा के इनको एक आज़ादाना ज़िंदगी का इख्तियार दिया जाए। थैंक यू सो मच कि आपने जो है वो हमारे लिए वक्त निकाला, और माशाल्लाह से ये कहते हैं ना कि अगर खुदा ताला आपसे कोई लेता है सलाहियत तो आपको देता भी है। लिप रीड भी आप कर सकती हैं, हमारे सवाल भी आपने समझा, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। तो कराची से ही आपको खबर देंगे, क्योंकि हम ब्रेक पर जाने से पहले भी कराची की ही बात कर रहे थे। CTD अहलकार शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलव्वस निकले, और DIG CTD ने नोटिस लेकर इंचार्ज CTD इंटेलिजेंस को मुअत्तल करके तहकीकात का हुक्म दिया। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट देखते हैं। इंचार्ज CTD इंटेलिजेंस शुएब कुरैशी और उनकी टीम शहरियों के अगवा में मुलव्वस निकली। बिलाल कॉलोनी से 2 शहरियों फैजान और साद को अगवा करने और रिश्वत लेकर छोड़ने की शिकायत की गई है। वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आई, जिसमें सादा लिबास अहलकारों को भी देखा जा सकता है। फैजान से 2,70,000 रुपए और साद नामी शहरी को छोड़ने के लिए 25 लाख रुपए रिश्वत तलब की गई। DIG CTD ने वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म देते हुए SSP इन्वेस्टिगेशन CTD को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया है। इंक्वायरी 7 रोज में मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। मुअत्तल होने वाले इंचार्ज CTD शुएब कुरैशी के मुताबिक दोनों शहरियों पर लैंड ग्रैबिंग का इल्जाम है और उन्हें इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची।
जिस मामले पे हम बात कर ही रहे थे, हमारे साथ हाफिज़ नईम रहमान साहब मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, पानी नहीं, सड़क नहीं, और अब जो हिफाजत पे मामूर हैं, निकल ये रहा है कि वो भत्ताखोरी में ही मुलव्विस हैं, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग भी कर रहे हैं। प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। जी, बस मैं अर्ज तो यही कर रहा था कि इस वक्त आप देख रहे हैं लोड शेडिंग जो है वो 18 घंटे 12 घंटे हो रही है। उन इलाकों में 10 घंटे हो रही है, 8 घंटे हो रही है कि जिनको उन्होंने लोड शेड फ्री किया हुआ था। तो आप बताएं कि करें तो क्या करें। अच्छा, जब सवाल करो तो कहते हैं कि कराची में जो है वो प्राइवेट कंपनी है। भाई, प्राइवेट कंपनी तुम लोगों ने मुसल्लत करके रखी हुई है ना। हम तो कह रहे हैं इसका लाइसेंस कैंसिल करो, सरकारी तहरीर पे लो, फॉरेंसिक ऑडिट करो। लोड शेडिंग का ये आदाब है। पानी का मसला ये है कि 17 साल में ये चारों पार्टियां मिलकर असल में सब शरीके जुर्म हैं। कराची के लिए कोई कुछ नहीं करता। कराची से मैंडेट भारी भारी लेते हैं, पलटते नहीं है। और जो कराची में एक इतना बड़ा ताकत का मंबा हुआ करते थे एमक्यूएम वाले, इन्होंने तो सबसे ज्यादा जो है वो कराची की बर्बादी में अपना किरदार अदा किया। हर हुकूमत का हिस्सा बनते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते थे। हुकूमत के अंदर बैठे हुए करें ना महंगाई के खिलाफ बात, करें ना लोड शेडिंग के खिलाफ बात, करें ना पानी के लिए मुतालबा, लेकिन सिर्फ अपनी मराहत, अपना गवर्नर, अपने वजीर, अपने सेनेटर, इसके लिए जो है वो पूरे कौम को भेज देते हैं और जो है कराची के लोगों का सौदा कर लेते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त कराची के लोगों को ही उठना पड़ेगा और जेन्युइन लीडरशिप में उठना पड़ेगा, वरना उनका मसला हल नहीं होगा। अब आप देख लें स्ट्रीट क्राइम्स कितने बढ़ते चले जा रहे हैं, और जब खुद पुलिस का इदारा, जब खुद जो है वो हुकूमती इदारे जिनका काम अमन कायम करना है, वो इस पूरे धंधे के अंदर मुलव्वस हैं, हम कहाँ जाएंगे। बातें सुने आप सिंध हुकूमत की तो आपको लगेगा कि उन्होंने सब कुछ पता कर लिया है, पूरा अमन अमान है और हर एक को जो है सुकून और चैन मिला हुआ है। और इस वक्त इनके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स और इन लोगों के वजीरों के बयान में तो लगता है कराची के अंदर तो ऐसा काम हो गया है कि बस हर चीज बिल्कुल ठीक हो गई है। लेकिन हाफिज साहब, कता कलामी की माजत ऐसा हुआ नहीं ना, क्योंकि ना हमें एडमिनिस्ट्रेशन नजर आती है, ना गवर्नेंस नजर आती है, ना हमें यहाँ पे मैनेजमेंट नजर आती है। हर चीज हमें तो तबाह होती सिर्फ नजर आती है और इसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखें, 14 साल से मुसलसल बरसर इख्तियार है पीपल्स पार्टी। 2008 से 2014 तक 6 साल एमक्यूएम उनके साथ इत्तेहादी रही। फिर उसके बाद जो है हुकूमतें बदलती नहीं। नून लीग की मरकज में हुकूमत 5 साल आई, 4.5 साल पीटीआई की आई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत बरकरार रही है। 200-250 बसें लाकर ऐसे शादियाने बजा रहे हैं जैसे उन्होंने कराची को एहसान कर दिया। अरे भाई, 98% सिंध हुकूमत का बजट कराची चलाती। और आप देखें तो सही, ये बजट है क्या? हर जगह पर ये जॉब क्रिएट करने के लिए शोबे बनाते हैं, वजारतें बनाते हैं और मुख्तलिफ किस्म के धंधे करते हैं और अपने मनपसंद लोगों को सियासी लिसानी बुनियादों के ऊपर भर्तियां करते हैं। आप मुझे बताएं ना, कराची के बच्चों के लिए तो रोजगार का कोई मौका ही नहीं है। यहाँ तो एजुकेशन का हाल देख लीजिए आप, यहाँ पर आप किस किस चीज का रोना रोएंगे। बदतरीन सूरत हाल से कराची को इन लोगों ने दो चार कर दिया। वो कराची है जो पूरे मुल्क की मईशत इस बुरे हालात में भी चला रहा है, इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन कर रहा है। वो कराची है जो पूरे सिंध की मईशत को चला रहा है और इससे ज्यादा चला सकता है। पूरे मुल्क को हम इससे ज्यादा चला सकते हैं, लेकिन आप एक आईटी यूनिवर्सिटी नहीं दे सके, आईटी का इदारा नहीं दे सके। आईटी का मिनिस्टर है एमक्यूएम, पिछली हुकूमत में भी थे, इस हुकूमत में भी। पूरे पाकिस्तान के लिए इफ्तिताह करते फिर रहे हैं, कराची के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। आप मुझे बताएं तो सही कि ये सब रिस्पॉन्सिबल हैं, बस आवाम को इसको समझ के इनसे जान छुड़ानी होगी। जब तक लोग जान नहीं छुड़ाएंगे, धोखा खाते रहेंगे, इधर उधर हवाओं के पीछे चलेंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहेंगे, तो यही हाल। 14 सीटें पीटीआई को दी, 14 सीटें दी कराची वालों ने, पलट के नहीं देखा। खान साहब ने एक रात नहीं गुजारी कराची में। ये इनके इंटरेस्ट का आलम है। तो आप मुझे बताएं ना कि आप कहाँ खड़े हुए। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब कराची के लोगों को भी इंतखाबात आ रहे हैं बल्दियाती 24 जुलाई को। अब भी अगर जो है वो घरों में बैठे रहेंगे, मायूस रहेंगे, तो इसी तरह से बर्बादी करते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी मैदान में मौजूद है, जिद्दोजहद भी कर रही है, अपने हिस्से का काम भी कर रहे हैं। अभी भी हमने एक इतना बड़ा आईटी प्रोग्राम लॉन्च किया है नौजवानों के लिए, तो हम इंशाल्लाह हम हमारा साथ में इंशाल्लाह इन सब से जान छुड़ाएंगे। तो हाफिज साहब, हमने जगह रखने की जगह तो पैर रखने की जगह तो दें लोग। इलेक्शंस ही आपको इसका वाहिद हल लगते हैं, क्योंकि 2022 में भी कराची 1901 में रह रहा है। एग्जैक्टली, देखिए जब तक कोई दूसरा निजाम नहीं है तो इलेक्शन ही है ना। हमें पता है इस इलेक्शन में जाली वोटर लिस्टों का निजाम है, इस इलेक्शन में पैसा चलता है, इस इलेक्शन में जो है वो जाहिर ताकतवर लोगों के इरादे और उनकी ताकत चलती है। लेकिन हमारे पास कोई दूसरा निजाम नहीं है, इसलिए लोग कम से कम अपनी राय दें, बाकी हम तहफ़्फ़ुज़ हम करेंगे इंशाअल्लाह उनकी राय का। ठीक है, हाफिज नईम रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू कर रहे हैं। कराची की बेहतरी के लिए काम बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कराची एक ऐसा शहर है जो पूरे मुल्क को चलाता है।
हमने सोचा कि यार इतना हम मेहनत करते हैं, इतना शो में भूख लगती है, एनर्जी हमारी ज़ाया होती है, और जब आपके पास हो आम की प्लेट, वैसे मैंने थोड़े से खा लिए थे ब्रेक में क्योंकि मुझे वाकई बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो क्या ही मज़ेदार बात है। अब आम ऐसा एक अल्लाह ताला का तोहफा है जिसको हम जितना खाएं कम है। मैं खाती हूँ, आप बताएं। आम खाएंगे, आम तो आपने सुना ही होगा, याद ही होगा आपको। तो बहुत सारे दीगर फल भी हैं जैसे कि तरबूज हो गया या फिर ऐसे गर्मी के फल, लेकिन जो सौगात है ना, गर्मी की सौगात है, वो आम ही है। तो जब तक मैं इसके जो फायदे हैं मैं खुद से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, आप गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराएं और सवाल पूछ लो। अब मैं सवाल पूछ लेती हूँ। आयशा अब्बास न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आम के फायदे। अब आयशा भी हमें देखिए मुस्कुरा रही है क्योंकि आयशा हमें देख रही है कि हम आम खाने में कितने मसरूफ हैं। आयशा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आयशा, आपको आम पसंद है? ये का सवाल हुआ है। मुझे पसंद है, लेकिन ये कि थोड़ा सा खाती हूँ, थोड़ा सा मीठा बहुत होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा आम के शौकीन हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आम खाना चाहते हैं या खाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप कि दिन में एक आम, जैसे अक्सर होता है ना कि घर में होते हैं कि दोपहर को खाने के बाद जी आम की शिफ्ट लगती है, फिर रात को खाने के बाद आमों की शिफ्ट लगती है, तो कितना खाना चाहिए आपको आम? 5। आम खाने का तरीका यह है कि उसको खाने के बाद नहीं खाना चाहिए, उसको खाने से पहले खाना चाहिए, ठीक है। और उसका ये बेहतरीन तरीका है। और दिन में एक आम खाया जा सकता है। इसकी 60 कैलोरीज होती हैं, इसमें हमें बहुत सारी विटामिन्स मिल रही होती हैं, इसमें मैग्नीशियम मिल रहा होता है, इसमें पोटेशियम मिल रहा होता है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, ये उनके ब्लड प्रेशर को कम करता है, हार्ट की इन्फ्लेमेशन को कम करता है, पल्स को बहुत रेगुलराइज करता है, आपको फाइबर इसके ज़रिए मिलता है। तो हर तरह से बहुत बेहतर है। साल में एक दफ़ा आ रहा होता है, हमें आम का बहुत इंतज़ार होता है, फलों का बादशाह ये होता है, लेकिन एक आम लेने से कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। हम उसकी छोटी सी प्याली बना लें तो 330 ग्राम्स हमें मिल रहे होते हैं, जो एक दिन के लिए बहुत इनफ है हमारे लिए। बहुत ज़्यादा हम लेंगे हमें डायरिया हो सकता है इसकी वजह से। मीठा ये बहुत ज़्यादा होता है, कैलोरिक इंटेक इसकी फिर बढ़ जाएगी और उसकी वजह से जो डायबिटीज़ वाले जो लोग हैं जिनके शुगर लेवल्स अगर नहीं भी बढ़े हुए तो वो भी बढ़ सकते हैं। हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स के साथ इसको नहीं लेना चाहिए, दही के साथ इसको नहीं लेना चाहिए, इसके ऊपर पानी नहीं पीना चाहिए। और फ़ायदे इसके बेतहाशा हैं, विटामिन ई भी है, सी भी है, ए भी है, तो बेहद इसके फ़ायदे हैं। अच्छा, मैं एक आशा से सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने कहा कि दही के साथ नहीं लेना चाहिए, मगर बहुत सारे लोग जो हैं वो मैंगो प्यूरी बनाते हैं और उस प्यूरी में तो योगर्ट ऐड होता है, तो ये जो मैंगो प्यूरी के शौकीन है, लाइक वो ये मैंगो प्यूरी खाना बंद कर दें? नहीं, उसके अंदर वो क्रीम भी ऐड कर लेते हैं। उसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए वो उसमें 2 टेबलस्पून क्रीम भी ऐड कर लेते हैं। तो फिर ये होता है कि वो जो एसिड और बेस का जो सिस्टम होता है ना, वो नॉर्मल हो जाता है और फिर वो उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। बिल्कुल उसके अंदर वो दही नहीं रखते, उसके अंदर क्रीम भी थोड़ी सी ऐड होती है। बिल्कुल डायरेक्टली अगर इसको एसिड के साथ लें तो फिर थोड़े से प्रॉब्लम्स होती हैं और गैस्ट्रिक अपसेट होने का, जिसका मैंने जिक्र किया कि डायरिया होने का खदशा होता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इसका परहेज किया जाए और उसको डायरेक्टली एसिडिक चीज़ों के साथ इसका इस्तेमाल ना किया जाए तो बहुत बेहतर है। और बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों के साथ आम का इस्तेमाल ना किया जाए। इसलिए बहुत बेहतर है कि जब आप खाना खाने बैठें तो बजाय ये कि पूरा भरपूर एक डट के खाना खाने के बाद आप आम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इट्स बेटर कि उससे पहले इस्तेमाल कर लें आप खाने को। और आम के साथ कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना भी बिल्कुल सेहत के लिए ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा, आपने बड़ी बताई। और लोग कहते हैं कि जैसे खुद भी बता रही थी कि खाने के बाद नहीं खाना चाहिए, ये पूरा खुद ही खाना है, इसके साथ क्या खाना खाएंगे?